नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास इसलिए कि ये पेशकश आम खबरों से थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी विस्तार से है, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और आप इस पूरे मामले पर मंथन कर सकें। ये मामला जुड़ा हुआ है वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों से। अभी पिछले दिनों 6 तारीख को एक महिला मथुरा के एसएसपी के कार्यालय में उपस्थित होती है और वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के एक सेवायत के खिलाफ एक आरोप पत्र देती है। आरोप में उसने कहा कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के एक सेवायत ने उसको शादी का झांसा देकर वृंदावन बुला लिया है और अब वो नहीं मिल रहा है। शिकायती पत्र में उसने एसएसपी से गुहार लगाई कि उस गोस्वामी से उसको मिलवाया जाए और वो उसको आगे अपने साथ रहेगा, ऐसा उसने उसके साथ वादा किया है। एसएसपी के यहाँ शिकायत करने के बाद जैसे ही वो ऑफिस के बाहर निकली, मीडिया कर्मियों का उससे पाला पड़ा और ये शिकायत एक सुर्खी बन गई। सुर्खी इसलिए कि ये मामला जुड़ा हुआ था ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के एक सेवायत से और जो महिला थी, शिकायतकर्ता जो महिला थी, वो भी अधेड़ थी और 2 बच्चों की मां थी। आरोप पत्र देने के बाद मथुरा के ही कुछ पत्रकार और मथुरा की ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता उसकी कस्टडी के लिए वृंदावन की समाज सेविका लक्ष्मी गौतम जी से संपर्क करती हैं और उसको लक्ष्मी गौतम जी के पास वृंदावन भेज देती हैं। लक्ष्मी गौतम जी उसको अपने पास रख लेती हैं और उससे उसकी आप बीती पूछती हैं। लक्ष्मी गौतम जी उसकी आप बीती को लाइव भी करती हैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। उसके बाद ये शिखा लक्ष्मी गौतम जी के पास 6 तारीख से ले और 2-4 दिन और रहती है। उसके बाद जब इसकी गतिविधियां वहां पर भी संदिग्ध होती हैं तो लक्ष्मी गौतम जी भी इसको अपने घर से विदा कर देती हैं। लक्ष्मी गौतम जी के घर से विदा होने के बाद ये महिला दोबारा से एसएसपी ऑफिस पहुंचती है और वहां एक एफिडेविट के साथ फिर दोबारा से एक प्रार्थना पत्र देती है, जिसमें कि पूर्व में लगाए गए रसिक गोस्वामी के ऊपर के सभी आरोपों को ये खारिज कर देती है और उन सभी आरोपों को ये झूठा बतलाती है और ये कहती है कि कुछ लोगों ने मुझे इस सब के लिए उकसाया था, इत्यादि इत्यादि उन्होंने कहा। वो हम आपको सुनाते हैं इसमें कि उसने पहले क्या कहा था और फिर बाद में क्या कहा। शिखा दिल्ली ससुराल वालों ने निकाल दिया, उसके बाद मैं मायके बॉम्बे से अभी बॉम्बे से आ रही हूँ। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मुझे यहाँ पे रसिक गोस्वामी ने बुलाया था कि वो मेरे को अपने साथ रखेंगे, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। कौन है ये रसिक गोस्वामी? बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी हैं। अच्छा, कैसे संपर्क में आया? जानते थे वो हमें, पहले 28 साल पहले भी मिलना था, पापा के साथ आश्रम में भी आते थे। अच्छा, कौन सा आश्रम में रहते थे आप? गोपाल निकुंज। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी पिछले काफी 1.5 साल से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने लगे हैं, तो तू भी दे देना अपने हस्बैंड को डिवोर्स और उसके बाद तू वृंदावन आ जा, मैं अपने संग रखूंगा। और अब मैं गई थी उनके घर परसों, तो उन्होंने पता नहीं उसके बाद कहाँ चले गए हैं। घर वाले कह रहे हैं हॉस्पिटल में है, अब पता नहीं हॉस्पिटल है कि कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो आप उनके लिए पति को छोड़कर आ गए? हाँ जी। आपके पति से डिवोर्स हो गया? मेरा हो गया डिवोर्स। तो किस लिए डिवोर्स दिया था आपने अपने पति को? अपने पति को डिवोर्स क्यों दिया था आपने? वो उनकी तरफ से डिवोर्स पेपर्स बन के आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ आ गई उनकी वजह से, गोसाई जी की वजह से, इसलिए हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया। कॉल पे ही बात होती थी, कॉल पे ही उन्होंने यही बोला है मुझे कि तू यहाँ आ जा, मैं तेरे को यहाँ रखूंगा, तेरी सारी हेल्प करूंगा, तेरा खाना पीना रहना सब मैं ही करूंगा। और अब वो पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, तो शादी की कहा था आपसे? क्या कहा था? कहा था कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देके तो तुमसे शादी करूंगा। और अब वो पता ही नहीं कहाँ पे है। ये मामला सुर्खियों में चल ही रहा था कि उसके 3 दिन बाद उस महिला ने फिर दोबारा से एसएसपी के यहाँ एक एप्लीकेशन दी
और उस एप्लीकेशन में एफिडेविट लगाते हुए उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। मैं शिखा हरजाई हूँ, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मुझे किसी ने भड़काया था रसिक जी के खिलाफ, और मुझे यही बोलना है कि वो निर्दोष हैं। जो आपने पहले शिकायती पत्र कप्तान साहब को दिया था, किसी के दबाव में दिया था? वो गोपाली कुंज में रमा आंटी रहती हैं, उन्होंने भड़काया था मुझे, और उनके यहाँ पे बलदेव सहगल आते हैं, उन्होंने मेरे को दबाव डाल के उनके खिलाफ भड़काया था गोसाई जी के। अब जो आप कप्तान साहब के यहाँ हैं, क्या प्रकरण लेके आए? क्या क्या किस प्रकार का आप शिकायती पत्र देना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं? मैं वापस लेना चाहती हूँ क्योंकि रसिक गोस्वामी जी निर्दोष हैं। इसमें कोई पैसे का दबाव वगैरह, लेन देन वगैरह कोई मामला ऐसा है जिसको आप? पैसों का है, क्योंकि जब मैं उनके घर उनको मिलने गई थी तो रमा आंटी ने मुझे यही बोला था कि रसिक गोस्वामी से बंगला, पैसा, गाड़ी सब ले जाके। आप पर पहले जो शिकायती पत्र आपने कप्तान साहब को दिया था, उसमें किन लोगों ने आप पे दबाव बनाया था देने के लिए? ये गोपाली कुंज आश्रम की आंटी जो है रमा आंटी, और बलदेव सहगल अंकल जो उनके आश्रम में वो भी आते हैं, वो मेरे रिलेटिव्स हैं। अब आप अपना शिकायती पत्र वापस ले रही हैं, इसमें किसी प्रकार का कहीं से दबाव है आप पर? नहीं। वृंदावन में जो रसिक आप बता रहे हैं, क्या उन्होंने आप पर शादी का दबाव बनाया था? मैं अपनी मर्जी से घर से आई थी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा था, तो मैं मार से बच के मैं अपनी बेटी के साथ वृंदावन आई थी। उसमें डिवोर्स वाली कोई बात है ही नहीं, ना शादी की कोई बात उन्होंने की थी कभी। इस महिला का नाम शिखा है और ये मूलतः पंजाब की रहने वाली है, लेकिन इसका परिवार दिल्ली में आकर बस गया था और वहीं पर इसकी शादी हुई। इसका छोटा भाई मुंबई में निवास करता है। अभी फिलहाल में इसकी मां भी मुंबई में ही अपने छोटे बेटे के पास रहती है। पिछली जुलाई के लास्ट वीक में यह महिला अपनी एक 12 वर्षीय पुत्री को लेकर वृंदावन आ जाती है और उसको ढूंढते हुए उसकी मां और उसका भाई वृंदावन आते हैं। वो वृंदावन में इसको खोजने के लिए रसिक गोस्वामी से संपर्क करते हैं और रसिक गोस्वामी उसको वृंदावन उनको बुला लेता है। वृंदावन आने के बाद वो रसिक गोस्वामी से संपर्क करते हैं और रसिक गोस्वामी उस महिला को और उस बच्ची को साथ लेकर वृंदावन के ही स्थानीय एक चौकी, केशवधाम चौकी के पास उनको लेकर पहुंच जाता है। वहां पर महिला का भाई और महिला की मां उस महिला की 12 वर्षीय पुत्री को लेकर वहां से चले जाते हैं। ये घटना घटती है 3 अगस्त की, जबकि वो महिला मुंबई से उससे 4-5 दिन पहले ही वृंदावन आ चुकी होती है। 3 अगस्त को जब महिला की मां और उसका भाई उसकी महिला की 12 वर्षीय पुत्री को लेकर वहां से चले जाते हैं, उसके बाद ये पूरा ड्रामा शुरू होता है। महिला पुलिस में जाकर कंप्लेन करती है कि मेरी बेटी को जबरदस्ती यहां से मुझसे छीन कर ले गए हैं। इस पर स्थानीय पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी उसकी मां और उसके भाई को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। जब उसकी 12 वर्षीय लड़की से पूछा जाता है कि आपको मां के साथ जाना है या इनके साथ जाना है, तो उसकी 12 वर्षीय लड़की साफ साफ अपने मां के साथ जाने से इनकार कर देती है और अपने मामा और अपनी नानी के साथ चली जाती है। इस दौरान महिला की मां और महिला का भाई उसको अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और वो एक स्थानीय, जो कि उनके पहले से भी परिचित थे, रमा नाम की एक महिला जिनका कि आश्रम वृंदावन में ही है, उनके साथ उनके आश्रम रहने चली जाती है। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये महिला शिखा रमा आंटी नाम की एक महिला के पास उसके आश्रम में ही रहती है और इसकी गतिविधियों के चलते रमा जब इनको निकाल देती हैं अपने आश्रम से, तो ये 6 तारीख को एसएसपी के यहाँ प्रस्तुत होती है और वहां पर रसिक गोस्वामी उर्फ मिनमिन गोस्वामी के खिलाफ एक आरोप पत्र दे देती है। जब हमने इस मामले में रसिक गोस्वामी से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले को, इन पूरे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जब हमने उस महिला के बारे में उनसे पूछा कि आप ऐसे झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाने वाली महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे,
तो उन्होंने कहा कि जब महिला ने एसएसपी के यहाँ माफी मांग ली है तो मेरा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं बनता है, लेकिन उस महिला के सहयोगियों के खिलाफ मैं भविष्य में कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता हूं। गोस्वामी, ऐसा है इल्जामों के बारे में तो मैं ये कह देता हूँ, ये सारे सब झूठ है। उसने खुद अपने मुंह से कल एसएसपी के एप्लीकेशन देके सारे मेरे ऊपर जो आरोप है उनका खंडन कर दिया है। जानने की बात, मैं उनके साल से जानता हूँ। उसके माताजी पिताजी मंदिर में आते थे, मेरी गद्दी पे आते थे, मैं इनका माला भोग लगवाता था। ये जब उस समय बहुत छोटी बच्ची थी। ये सब झूठ है। इसको रमा आईटी करके लेडीज गोपाल निकुंज के मालिक बताते हैं अपने आप को। उसके साथ एक अंकल रहते हैं, अपने आप को बहुत सीनियर सिटीजन बताते हैं, उनका नाम बलदेव है। ये लोग अपराधी के लोग हैं, किसी को भी बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके बारे में ये बोल रहे हैं। और ये अपनी बात को दबाने के लिए कि इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना कर दो, कानूनी कार्रवाई ना कर दो, इस बात के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। अगर ये बात थी तो पहले से अभी तक क्यों नहीं आई? और इस बात के लिए तो मेरा वकील बोलेगा। इनसे रमा से और इससे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे गोस्वामी समाज से चलती है, क्योंकि इसकी रिश्तेदारी हमारे गोस्वामी समाज में थी, लेकिन वो लोग इसको महत्व नहीं देते, इसलिए पूरी तरह गोस्वामी समाज से चलती है। इस कारण से ये हर एक को अपना दुश्मन समझती है और इसके मन में लालच बहुत है। ये लालची प्रवृत्ति की लेडीज है। ये चाहती है कि हमसे पैसे मिले, इसको जो भी सिखाने खुलता है कि इसने कहा बंगला गाड़ी और पैसे सब ले लेना रखते। अगर ये नहीं होती तो ऐसी बात नहीं करती। वो मेरे को नहीं, बिहार जी के लिए बोलती थी। वो कहते थे बिहार जी मेरा सखा है, बिहार जी को मैंने सब कुछ माना है और शुरू से मैं ये ठीक है, उसमें मैंने कभी उसको आई लव यू नहीं बोला। मैंने हाँ ठीक है बस। वो उसके घर वाले यानी भाई और माता जी तो वो उसको पीटते पाटते थे, इसलिए वो अपने दुश्मनी बातों को मुझसे कहती है, बिहार जी समझते मैं तुमसे कहती रहती हूँ। ये मुझे नहीं मालूम एक तरफा, लेकिन मेरी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं, मैंने उसको तुमसे ही समझा। और अगर कोई ज्यादा बात है तो मैं सबके सामने उससे राखी बनवाने को तैयार हूँ। और ये हमारे हिंदू धर्म पे ये बात उठाई जा रही है, सनातनी धर्म पे बात उठाई जा रही है कि हिंदुओं के मठाधीशों को बदनाम करे, उनसे पैसे है कि उनकी छवि धूमिल करे। ये बहुत बड़े कलंक की बात है। ये सारी गलत बात है। अगर कोई बात है तो उसको सबूत दिया जाए। तो जिसपे आगे ये कह रहे हैं उसका एक तो मुंह ढका हुआ है। वॉइस आजकल हर एक चीज वॉइस बना ली जाती है और उसमें मैडम ने लक्ष्मी गौतम जी ने नाम क्यों नहीं खोला? अगर वो नाम लेके कहती कि हाँ इस बंदे से है व्यक्तिगत, किसी एक बंदे का नाम लेना ही चाहिए। अब ये नहीं है कि उससे तुम्हारा चल रहा है। और इस बात का मैं खंडन करता हूँ। हमारा कुछ नहीं था, ये हमारे इज्जत उछाली जा रही है और कोई भी विरोध में नहीं है। पूरा समाज, पूरा वृंदावन जो कि सनातनी है, वे सब मेरे साथ है, क्योंकि ये सनातन के ऊपर उठाना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बहुत बुरी तरह षड्यंत्र ये पैसे रखने का, और उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है मेरे को नहीं मालूम। मैं अभी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार के ऊपर छोड़ा है। वो अगर मेरे गलत किया तो मैं बोलूंगा सामने गलत किया तो सामने बोलेंगे। करने वाले हमारे बाबू बिहारी जी है, जो मेरे ऊपर हमारा राज हुआ है मेरी इज्जत के साथ, मेरे रेपुटेशन के साथ। कोशिश में वो क्या कर लेंगे, हमने जो करना था वो कर लिया। मेरे को कितना हानि हुई है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मेरे डॉक्टर ने पेंशन लेने की मना कर दी। मैं 4 तारीख से भर्ती था, जिससे कि मेरी वाउचर में आपको ऑन रिकॉर्ड सब दिखा सकता हूँ। 4 तारीख को हॉस्पिटल हरियाणा का फरीदाबाद का उसमें भर्ती था। डॉक्टर ने कह दिया अगर आप स्टंट नहीं कर पाओगे तो आप मर जाओगे। पैसों की वजह से वृंदावन के कुछ सामान्य लोग लगे हुए हैं कि मुझे दबा के मुझसे पैसे रखे जाए, मैं नाम नहीं बोल सकता। ये तो जांच का विषय है। 2 जनों के नाम तो खुल गए हैं, एक रमा और दूसरे बलदेव जी।
मेरे कोई संपर्क में नहीं है, मेरे 3 तारीख के बाद उससे कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल के बाद आज मैं बिहार भी आया हूँ। यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हो कि मैं कब से नहीं आया हूँ। आपके साथ उनकी अगर घटना बात हुई उसके बाद उन्होंने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सबूत लाओ ना। मेरा मोबाइल तक मेरे पास नहीं रहता, मेरे नौकरों के पास रहता है, क्यों? क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ। आपको मैं हार्ट की अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा। आज मैं मर गया इन लोगों के लालच के चक्कर में, तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा, कौन जिम्मेदार होगा? क्या मीडिया जिम्मेदार होगी या ये मुसलमान लोग जिम्मेदार होंगे? अपने आप को कोई देखता नहीं है, दूसरे लोगों की कीचड़ उछालते हैं। गिरीश गोस्वामी, ऐसे गिराज गोस्वामी के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं सारे गलत हैं। ये सब पैसे की ठगी का चक्कर है और कुछ नहीं है। क्या पूरा समाज ऐसे गिराज गोस्वामी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपका कहना ये है कि ये आरोप लगे हैं, तो पैसे के लिए लगे, सब समाजवादी साधन है। अच्छा दुनिया की गौतम नहीं किया सब जरूरी रहता दिया है, सब समाज साधन है इनके। मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। हाँ जी, जरूरी है इनसे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, गलत है। ये तो थी महिला और गोस्वामी की कहानी। अब शुरू होता है असली ड्रामा। महिला ने जब दोबारा से शपथ पत्र दिया, एक एप्लीकेशन दी एसएसपी के यहाँ, तो वहां पर कुछ नाम लिए जिनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके भड़काने से ही उन्होंने रसिक गोस्वामी के खिलाफ ये कार्रवाई की है। उनमें एक तो रमा आंटी थी, वो रमा आंटी जो 3 तारीख को इस शिखा के माँ और भाई के ना ले जाने पर अपने साथ, इसके ससुराली जनों के ना ले जाने पर अपने साथ अपने घर, अपने आश्रम इसको शिखा को ले गई थी ताकि इसको समझा बुझा के इसके पति के पास वापस भेजें। महिला ने जो आरोप पत्र दिया उसमें सबसे पहले रमा आंटी का ही नाम था कि रमा आंटी के भड़काने पर ही मैंने ये काम किया। दूसरा नाम उसने लिया, 85 साल के एक बुजुर्ग का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने भी मुझे रमा आंटी के साथ भड़का कर रसिक के खिलाफ कार्रवाई कराई है। इन आरोपों के बारे में हमने जब रमा आंटी से और 85 साल के बुजुर्ग सहगल साहब से जब पूछा तो उन्होंने अपनी सफाई में कुछ यूं कहा। आइए सुनाते हैं रमा आंटी ने इस पर क्या कहा और सहगल अंकल ने इस मामले में क्या कहा। रमा प्रभाकर। रमा जी, शिखा को या शिखा की फैमिली को आप कब से जानती हैं? इसकी नानी माँ मेरे पास 27 आ रही है, फिर इसकी पूरी फैमिली, शिखा के पापा, शिखा की मम्मी, भाई बहन, ये सब मेरे पास रहते थे यहाँ पे। कितने दिनों से? ये मेरे पास 2 साल रुके थे। नहीं, कब कब से जानती हैं आप? ये मैं इसकी जब से नानी या मेरे पास 27 से, जब से छोटे छोटे थे आते थे नानी के पास मिलने। हाँ जी। फिर लास्ट टाइम मतलब कब तक इनसे आपका मिलना जुलना रहा? जब इसकी नानी एक्सपायर हो गई उसके बाद ये 12 साल के बाद ये मेरे पास आई है। 3 तारीख को? हाँ जी, 3 तारीख को आई है। जबकि मम्मी इसने फोन करा था कि रमा भाभी शिखा यहाँ है, मेरे घर से बॉम्बे से 3 दिन पहले हो गई, नहीं मिल रही। तो रसिक ने मेरे को फोन करा है कि आप आ जाओ, शिखा आपको मिलवा दूंगा। तो ये सुबह अनुदयचार्य आश्रम के पास गए, वहां ये रसिक उसको लेके आया था शिखा को मिलवाने के लिए। ये इसकी मम्मी लेके जाना थी, ये जा नहीं रही थी, इसके हस्बैंड लेके जाने, सास भी नहीं, किसी के साथ नहीं जाना थी। तो कहती मैं घर नहीं जाऊँ, वहां लिख के देके आएगी, ना मेरे ससुराल वालों से कोई संबंध है, ना मेरे पियर वाले से संबंध है, मैं ये रहूंगी वृंदावन में। तो ये खड़ी इसकी माँ बहुत रोने लगी, क्या करूंगी ये अकेली। तो मैं इसको मना के बोली कि मैं आपके घर रह लूंगी, रख लोगे। मैं कहा ठीक है। तो मेरे घर पे इसकी माँ बहुत रो रही थी, तो मैं इसको लेके आई अपने घर पे, पनाह दी कि चल तू मेरे पास मेरी बेटी की तरह रह। तो 2 दिन रही, तीसरे दिन ये रात को बिहारी गई, तो वहां किसी लड़के का फोन छीना इसने, मेरे को बात करनी है। तो फोन छीना, मैं आती बार आई तो लड़का बोला आंटी ये लड़की मेरा फोन नहीं दे रही। तो कह रही अगर मेरी जेब को हाथ लगा तेरे को मैं अच्छे नजारे दिखाऊंगी, पुलिस स्टेशन ला दूं। तो मैंने बोला शिखा उसका फोन है, दे, तू क्यों नहीं दे रही। कहती मैं नहीं दूंगी उसका फोन, ये मेरे से झगड़ा करने। फिर बोली मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मुनमुन के घर जा रही हूँ। तो रात को ये वहां चले गई। तो
मेरे पास नहीं आई। 2 बजे तक मैंने इसका इंतजार करा, ये मेरे पास नहीं। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि यार देखिए शिखा कहाँ भटक गई, कम से कम देख तो सही। तो ये सुबह 6 बजे आई मेरे घर पे। रात पता नहीं इसने कहाँ बताई, मुझे नहीं मालूम। तो मैं सुबह उठी चाय पीने के लिए, तो ये बाहर बैठी थी। मैं कहा शिखा तू रात को कहाँ रही थी? कहती मैं यही बात सोई थी। मेरा नौकर तक 4 बजे इसको देखता रहा, बेड पे नहीं थी। तो ये झूठ बोल रही, मैं यही रुकी थी। फिर मैंने मेरे बेटे बोला सच सच बता तू रात को कहाँ रही थी? कहती मैं मुनमुन के पास गई थी, रसी के पास गई थी। वहां उनसे बातचीत करी है, ये करा, जो भी इसने बोला। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये मैंने बोला तू रात वहां बिता के आई है, बाहर किसके पास गई मुझे नहीं मालूम, मैं तेरे को अपने पास ही रखूंगी। इसकी मम्मी को मैंने फोन कर दिया, भाई को फोन करा कि ऐसे रात पता नहीं किसके पास बिता के आई है, कौन इसका जाकर मुझे नहीं मालूम किसके पास रही है, तो मैं नहीं इसको रखूंगी। इसकी मम्मी ने बोला ठीक है रमा भाभी इसको बाहर निकाल दो। इसके भाई ने बोला कि इसको घर से बाहर निकाल दो, अगर ऐसे रह रही है तो बिल्कुल मत रखो, जहां मर्जी जाए। फिर मैंने इसको निकाल दिया अगले दिन, कौन से दिन, तारीख 5 तारीख को। 5 तारीख को? हाँ जी। फिर उसके बाद ये एसएसपी ऑफिस गई है शिकायत करने रसिक की, हाँ जी। तो उस दौरान आपकी कोई इससे संपर्क ना मेरा नहीं संपर्क हुआ इससे, मेरा कोई संपर्क नहीं उस हुआ। दिन के बाद आपका कोई संपर्क ना नहीं हुआ? ना मतलब आपका कहना ये है 5 तारीख के बाद शिखा से आपका कोई भी फोन ये पे या व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं हुआ? नहीं नहीं मेरे पास नहीं हुआ। एक दिन आई थी, मेरे को डेट जानी कि ये दीदी ये दीदी के पास रह रही थी, तो आई बोली मेरे को फोन ले दो। मैंने बोला तेरी लक्ष्मी मम्मी, बहन जी की? हाँ जी लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी कौन जी है ना दीदी, उनके यहाँ से आई थी। तो मेरे को फोन ले दो, मैंने कहा मैं ऐसे फोन ले। इसकी मम्मी का फोन आया कि भाभी आप इसको 2,000 दे दो, इसको फोन ले दो। तो मैंने 2,000 दे दिया। तो बोली आईडी, मैं कहा मैं अपने आईडी नहीं दूंगी, मेरे पास आईडी नहीं है। जबकि आईडी लेने गई तो आईडी वाला बोला कि 10 सिम निकाल चुकी है, मैं तो इसको कैसे आईडी दूंगी। फिर इसने पता नहीं कैसे सिम लिया, कैसे मुझे नहीं मालूम, वहां से सिम ले आई थी। फिर आपके पास से चली गई? मैंने रखा ही नहीं। जब ये रात नाइट से बाहर लगा के, फिर मैं अगले दिन सामान उठा, मैं नहीं रखूंगी तेरे को, तू मेरे को बताया नहीं कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, कहाँ नाइट स्टे करके आई है, तो इसलिए मैंने इसको रात को रखा ही नहीं है। चला। जैसा कि ये इल्जाम लगा रही है अपने द्वारा, जब इसने बयान बदले हैं उसमें ये इल्जाम लगा रही है कि रमा और एक सहगल जी हैं, उन दोनों ने मेरे पे दबाव बनाया रसिक के खिलाफ कंप्लेन देने के लिए कि गाड़ी मांग तू रसिक से, बंगला मांग, पैसा मांग। तो ऐसा कुछ आपने किया था? ये मेरे को प्रूफ देना मैंने क्या करा इसमें, मेरी तो बात ही नहीं हुई इससे, तो मैं क्यों बोलूंगी गाड़ी बंगला के लिए। ये अब कह रही है, वहां क्यों नहीं बोला जब कंप्लेन करने गई थी, तो जब इसको मेरा नाम लेना चाहिए। ये अब कह रही है बंगला गाड़ी जो भी है, मुझे मालूम नहीं इसके पास बंगला है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है, तो ये अब झूठ बोल रही है। आपका यहाँ पर अपना मकान है या क्या है? नहीं हमारा आश्रम है भैया। आपका खुद का? हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से? मैं यहाँ खुद 36 साल हो गई यहाँ रह रही हूँ। 36 साल से आपका आश्रम है? मैं यहाँ रह रही, मैं यहाँ रह रही। मेरे पहले हस्बैंड रह रहे थे, मेरे फादर इन लॉ रह रहे थे। मैं यहाँ 36 साल से यहाँ रह रही हूँ। वृंदावन में ही? हाँ जी। तो आपका कहना ये है कि जब मोबाइल के लिए पैसे मांगने आई थी उसके बाद से आपका इससे कोई संपर्क नहीं मेरा हुआ? कोई संपर्क नहीं रहा और ना इससे। ही, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि हाँ। रसिक के और इसके संबंध के बारे में आपको कुछ पता? बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। इसकी मम्मी का फोन है जब मुझे पता चला है कि ये बात हुई 3 है। तारीख को? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी ये कभी अपनी माँ के साथ वृंदावन आती जाती थी? ये मेरे पास नहीं आते थे भैया, पता नहीं कहाँ होते मेरे पास आप जस्ट आई है ये अभी 3 तारीख का? हाँ जी, मेरे पास नहीं आते तो थे। आपका कोई इनसे संपर्क नहीं हुआ? मेरा कोई संपर्क नहीं, मैंने क्या लेना इनसे संपर्क करने के लिए। ये अब न्यूज में दे रही है, उसमें दे रही है। अब इसके हस्बैंड से पूछना क्या कह रहे हैं। इसकी सास रो रो के इसको कह रही मेरे साथ चल, इसने बिल्कुल इनकार कर दिया। सास से पूछना और इसके हस्बैंड से पूछना, वो क्या कह के ऐसे हार गए कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। ये बिल्कुल नहीं मानी कि मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं अलग रहूंगी, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। ये काफी समय से यहाँ इसकी नानी और माँ जुड़ी हुई है यहाँ पर, हाँ जी। तो ये बीच में आती जाती थी, आपके पास नहीं आती थी? नहीं मेरे पास नहीं थी। ये इसकी मौसी आई थी, उसने बिहार जी को पोशाक चढ़ दी, उनकी मुनमुन के पास गई थी। कितने दिन पहले? ये मुझे नहीं मालूम, कितना समय लगभग? 1.5 साल में भी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले हाँ, इसकी हाँ मौसी आई थी? थी, मौसी आई थी। उसके साथ आई थी? हाँ उसके साथ आई थी। उसकी मम्मी पता नहीं आई कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बंगला बंगला कुछ बना? हाँ ये इसकी मम्मी ने बताया कि जबकि ये ऐसा काम हो गया, ये अपनी मौसी के साथ आई थी अब वृंदावन में, ये मुनमुन के साथ इसका अटैचमेंट जब हुआ है तभी से बरकरार है अभी तक? तभी से बरकरार। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ कि जी। जिस तरीके से ये आपका नाम मिसयूज
कर रही है नाम का, आपका नाम को बदनाम कर रही है, आपको बदनाम कर रही है, तो क्या हाँ जी। आप भी इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के मन में हैं? कोई कंप्लेन या कोई एप्लीकेशन, जैसे अगर आप कोई ज्यादा बदनामी अगर ये कर रही है तो? देखिए जी, मेरे तो बिहारी जी करेंगे, इसको बदनाम मैं नहीं करूंगी, मेरी वो सुनेगी। मैं किसी को नहीं सुनाती, सिर्फ बिहार जी के साथ जो करेंगे मेरे बिहार जी करेंगे, जो भी मेरे प्रति कर रही है। जबकि एक पनाह दी मैंने, इसके घर वाले तक लेके जाने राजी नहीं है। पुलिस चौकी पे खड़ी हुई थी, 8:30 बजे थे, कोई लेके जाने को तैयार नहीं था। मैं इसको बोला, मैंने बोला चल, बोली मेरे को अपनी बेटी बना के रखो। मैं कहा ठीक है, तू मेरी बेटी बन कर रही हो, जितने से लेकिन जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, आएगी तो मेरे साथ जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं चाहती थी इनको कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसका हस्बैंड आए उसके साथ मैं इसको भेजूंगी, लेकिन इसे तो और नए गुल खिला दिए मेरे लिए भी। अच्छा, रसिक को जानती हैं? मैं, हाँ मैं जानती हूँ। कब से जानती हैं रसिक को? मैं तो बहुत देर से जानती भैया, मैं जब से वृंदावन में यहीं जब से जानती हूँ। रसिक से मतलब जानना एक अलग चीज होती है, मतलब रिलेशन था कोई आना जाना? ना ना, मेरा कोई आना जाना रिलेशन नहीं था भैया, मेरा कुछ भी नहीं है इनके साथ। जैसे कि रुपया पैसा गाड़ी बंगला ना ना ना, मेरा ये कुछ आरोप नहीं। लग रहा है, तो मेरे को अच्छा, पता आप ही नहीं जानती इसका हो? बंगला है, गाड़ी है, मेरे को तो पता ही नहीं है। हाँ, वही जान पहचान मैं हाँ, जानना चाह रहा हूँ कि आप ये किस तरीके इसको, की जान पहचान थी? मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, इसके गाड़ी बंगला कुछ सिर्फ आप भी ये है। जानती थी कि ये गुसाई है बाकी बिहारी का? ये तो मेरे को अभी पता चला कि इसका इसके साथ संपर्क है। इसकी मम्मी ने मेरे को फोन करा है। नहीं, रसिक को आप सिर्फ इतना जानती थी कि ये बाकी हाँ बिहारी का बिल्कुल गुसाई है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं बस और थी, कोई मेरी कोई और जानकारी नहीं। कोई आना जाना नहीं? नहीं, ये तकरीबन उनके नाम पे बात करती थी, जो भी करती थी ये वो, और ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही है ऐसे। बलदेव सहगल है जी। बलदेव सहगल जी, ये जो सिखा है इसको आप कब से जानते हैं? एक्चुअली ये मेरी ससुराल की साइड से रिश्तेदारी है, उससे जानता हूँ। ये छोटे बच्चे थे, इसका छोटा भाई मेरे पास मैथ पढ़ने के लिए आया। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। 1995 में मैं वृंदावन आ गया था। वो 2-1 साल के बाद इनके लोगों से संपर्क में आया था, क्योंकि ये गोपाल निकुंज में रहते थे। इनके नानी जी शिखा के, तो वो ऐसा है कि मैं वहाँ आता जाता था, वो उससे संपर्क में था। लेटेस्ट में कब मुलाकात हुई शिखा से आपकी? लेटेस्ट में मेरी जो है 3 तारीख को मुलाकात हुई। क्यों? ऐसा हुआ है कि इनको पुलिस चौकी से टेलीफोन आया था, बुर्जा पुलिस चौकी से, किसके पास? शिखा की मदर को, कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है कि आप अपनी बेटी से मारपीट करके उसकी बेटी जो 12 साल की है उसको लेके आ गए हो, और उस बेटी को लेके यहाँ पे चौकी पे आओ। तब रमा ने वो ये रेनू जो कि शिखा की मदर है, मेरे को अप्रोच किया कि आप इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते पुलिस चौकी में वो बच्चा जाए। फिर तो मैंने उसमें बिहारी जी को साथ हमेशा में रखा है, तो कोशिश की कि ये जो बच्चा है, ये जो चौकी इंचार्ज उन्हें बुला रहे हैं, वो बच्चे से पहले अकेले मिले, उसकी क्या राय है, क्या वो उसकी इच्छा है, वो जान के फिर उसको उसकी माँ के सामने जो बयान लेने हैं, जैसे कार्रवाई करनी करें। ये रसिक और शिखा का जो मामला है, इसका संज्ञान आपको था? देखिए, एक और इनका मेरे को उसी दौरान में पता लगा, और जब मैं पुलिस चौकी गया हूँ तो रसिक भी वहां बैठा हुआ था और शिखा भी वहां बैठी हुई थी, और जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने मेरी बात मान ली थी। तो उससे पहले वो जो बच्चा 12 साल का था, उन्होंने अलग उससे बात की थी। बच्चा मतलब? वो बेटी, शिखा की जो बेटी है, उससे बात की थी, ये जानने के लिए कि उसकी क्या इच्छा है। फिर उसने क्या कहा? वो जब उन्होंने तहकीकात की तो वो बच्ची जो है अपने पापा के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बोले ये जो आपने कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट बनती नहीं है। उन्होंने उसको जाने दिया। उस वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने शिखा को बहुत समझाया, तो इनको लेने आए हुए हैं तो इनके साथ चली जा।
तेरा जीवन बच जाएगा, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसने वहां पुलिस चौकी में लिख के दिया है, जिसकी मेरे पास फोटो भी है, मैंने ली हुई है, क्योंकि वो कागज चौकी में है, बुरजा चौकी क्या में। कहा उसने? उसने ये कहा था कि मैं ना अपनी ससुराल वालों के साथ जाना चाहती हूँ, ना मायके वालों के साथ जाता चाहती हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलना चाहती हूँ। आपके कहने का मतलब है शिखा ना तो अपने ससुराल वालों के संग गई, ना अपने मायके वालों के संग गई, उस वक्त वहीं रुक गई। जी। और फिर उस लड़की का, शिखा की लड़की का क्या हुआ? शिखा की लड़की को उसके नानी, वो उसकी दादी आई हुई थी, वो ले गए। और वो बॉम्बे में है या दिल्ली में, कहाँ है मेरे को मालूम नहीं। उसके बाद आपको कब संज्ञान में आया कोई मामला? उसके बाद कोई आपसे आपकी मुलाकात हुई किसी से भी? ऐसा है कि मेरे को मालूम लगा रमा से कि ये ऐसे रात को सारी रात बाहर रही है। ये 4 तारीख की बात है, क्योंकि 3 तारीख को रमा उसे ले आई थी। उसने बोला मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। मैंने बोला नहीं, गलत काम नहीं किया है। एक लड़की जो अनजान है, गलती में चले गई है, अगर वो सेफ हैंड में आ जाती है, रात को रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन वो सारी रात बाहर रही है, तो फिर मैंने रमा को भी कहा, उनके घर वालों ने भी कहा, और उसकी भी अपनी राय थी कि ऐसे बच्चे को यहाँ नहीं रखना चाहिए। फिर मेरे को इस शिखा का टेलीफोन आया कि आप मेरे को अपने घर में रख लेंगे। मैंने बोला मैं नहीं रखूंगा। उसके बाद मैं जब सो रहा था तो डिस्टर्ब हो रहा था कि इस बच्चे को अब कोई नहीं रख रहा है, ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो मेरे दिमाग में मेरे मित्र हैं, मैं कश्मीर का रहने वाला था, 1995 में मैं यहाँ आया था, और श्री राधा रानी ब्रज यात्रा में मेरी सुशील गोस्वामी जी से जमन कम है, उनसे वाकफियत हुई थी। तब वो टीचर थे। बाद में मैंने देखा ये पत्रकारी में भी आ गए हैं, तो दिमाग में आया, तो इनके सुशील जी भाई हैं छोटे, उनसे भी वाकफियत थी। उनसे मैंने इनका नंबर लेके फोन किया कि इस तरीके से एक बच्चा आया हुआ है दिल्ली से, और अब वो उसको सबने ठुकरा दिया, हुआ अकेली है, ऐसे बच्चे की कोई मदद कर सकते हो? उसने बोला मेरा नंबर दे दीजिए, उसको बोलना मेरा फोन कर ले। तो मैंने 5 तारीख को उसे शिखा को कहा मेरे पास एक टेलीफोन नंबर है, और यहाँ फोन कर लेना, हो सकता है वो तेरी कुछ मदद कर दे। दिमाग में ये था कहाँ जाएगी, या जमुना जी में जाएगी या गुंडों के हाथ पड़ जाएगी, इसलिए वो नंबर उसे दे दिया। उस नंबर ने इसे कम से कम इतना उजागर तो कर दिया है कि आज इसके साथ कोई गलत काम हो गया या कुछ हो गया तो बेकसूर आदमी फंसेंगे नहीं। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ गाइडलाइन तो उन्हें मिली होगी ना। उसके बाद आपका कोई संपर्क शिखा से? ना, मेरा कोई संपर्क नहीं। वो शिखा को मैंने टेलीफोन नंबर दिया नहीं है, उसने को मैंने बोला तेरे को चाहिए तो मेरे से मांग लेना, और ये संदेशा मैं उनको देके वापस आ गया हूं। शिखा का फिर मेरे को फोन आया है रमा के फोन से कि अंकल मेरे को आप वो फोन नंबर दे दीजिए। फिर मेरे को जो मालूम लगा कि ये सुशील ने उसको फोन पे बात करके बोला 10 बजे आप सुबह ऑफिस आ जाइए। वो वहां गई, या फिर क्या वारदात हुई, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, उन्हें मालूम है। मैं उस दिन से लेके आज दिन तक न उसे मिला हूं, न मिलना चाहता हूं। आपने उसकी शिखा की और उसकी लड़की की मदद करने के लिए एक नंबर प्रोवाइड कराया, बस और कुछ नहीं किया? नहीं, मेरे को और कोई मतलब नहीं। और वो नंबर सुशील गोस्वामी? नहीं, बेटी तो जा चुकी थी, अब शिखा अकेली रह गई थी, जबकि शिखा को सबने छोड़ दिया था। उसकी माँ ने भी छोड़ दिया, ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया, रमा ने भी छोड़ दिया। मेरे को शिखा का फोन आया, मेरे को अंकल आप अपने पास रख दो। मैंने बोला मैं भी नहीं रखूंगा। रसिक ने तो रखा होगा, रसिक ने भी छोड़ दिया? ये रसिक को मालूम है। नहीं, आपको कैसे लगा कि सबको छोड़ के तो रसिक के पास ही आई थी ना? देखिए जी, वो आई थी, रसिक जो है वो खुद अपने जाल में फंसा हुआ है। मैं क्या बताऊं, इज्जतदार आदमी है, बिहारी जी का गुस्साई है,
बोल रहा था वहीं पुलिस चौकी में 6 महीने के बाद मेरे बच्चे की शादी है। अब ये उसके गले में पड़ी हुई है जबरदस्ती या क्या है, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उल्टा सीधे बयान दिलवाएगा या नहीं। जब इसने देखा मैं अकेली रह गई हूं, मेरी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अब मालूम नहीं किसको किसकी वजह से इसने ये दूसरा बयान दे दिया, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन हमने इसको ना प्रेशर दिया, ना इसको बोला तू जा, ना ये कर वो कर, ये दैट्स इट, मतलब आपने एक नंबर दे दिया था बस, और कुछ नहीं किया आपने? ना 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 और ना दिया आप उसके संपर्क में रहे? ना। जैसा कि आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि गाड़ी बंगला और पैसे के लिए आपने ही उससे ये सब उल्टा सीधा करवाया, रस्सी के नहीं, खिलाफ बयान दिलवाए ये- एसएसपी के यहाँ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। तो ऐसे बच्चे के साथ मैं क्या सिंपैथी करूं? ये समाज के लिए एक कुरीति है, गंदा कीड़ा है जो समाज को भी कीड़ा, ये शिखा गंदा कीड़ा है, सबको बदनाम कर रहा है, और जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो भी गंदा है। रसिक को क्या मानते हैं? रसिक दुनिया की नजर के बीच में बिहारी जी का गोस्वामी है। बिहारी जी की नजर में क्या है वो बिहारी जी जानेंगे। आपकी नजर में? मेरी नजर में वो चौकी में तो बोल रहा था कि मैं इसके संपर्क में नहीं रहूंगा चौकी इंचार्ज के सामने, और ये भी बोल रहा था तू चली जा इनके साथ, ये तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पीठ के पीछे वो क्या कर रहा है ये वो परमात्मा जाने, मैं नहीं जानता। और कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? जो करेगा सो भरेगा। वैसे तो शिखा का मामला मथुरा एसएसपी ऑफिस से ही हाईलाइट हो गया था, क्योंकि वहां पर कुछ पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू लेके खबर चला दी थी। खबर चलाने के बाद ही ये मामला हाईलाइट हो गया था, लेकिन लक्ष्मी गौतम जी के लाइव कर देने के बाद ये मामला और सुर्खियों में आ गया। जब हमने लक्ष्मी गौतम जी से इस पूरे मामले के बारे में बात की तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया। ये जो मामला है, ये शिखा वाला, क्या मामला है, आपके संज्ञान में कब आया और आज ये किस मोड़ पर पहुंच गया है? अभी 6 तारीख की बात है, पिछली 6 अगस्त की लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास मेरे पास एक पत्रकार हैं सुशील गोस्वामी जी, उनका फोन आया, ये बहन जी एक मामला है, बम्बई की एक लेडी है और वृंदावन में किसी गोस्वामी से उसका कोई चक्कर है या लफड़ा है, क्या है, वो वृंदावन आ गई और भटक रही है, आप उसकी मदद कर दीजिए। तो मैं कॉलेज में थी उस समय, तो मैंने पूछा कि कहाँ है अभी वो, तो बोले अभी वो मथुरा में एसएसपी साहब के यहाँ कंप्लेन करके निकली है। और मैंने उसके पास तो कोई फोन नहीं है लड़की के पास, पर एक कोई पत्रकार हैं संतोष जी, उनको मैंने आपकी नंबर दे दिया, वो उस लड़की से बात कराएंगे। मैं निश्चिंत हो गई कि फोन आएगा तो बात कर लेंगे। लगभग 1 घंटे के बाद फिर मेरे पास मथुरा की एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं और पॉक्सो की एडवोकेट है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और बड़े सम्मानीय दृष्टि से हम उनको देखते हैं। मिसेज अलका उपमन्यु जी, उनका फोन मेरे पास आता है कि दीदी एक ये महिला है मेरे पास और आप इसकी मदद कर दीजिए। तो जब 2 लोगों का फोन आता है तो एक स्वभाव, फिर मेरा तो एक स्वभाव बन गया है सेवा का कि कोई भी आ जाए, पीड़ित हो, शोषित हो, घर से भागी हुई हो, बीमार हो, मरा हुआ हो, जिंदा हो, कि यदि मेरे दरवाजे आता है तो मेरा एक फर्ज है, कर्तव्य है कि मैं पीड़ित मानवता की सेवा के जो मेरा संकल्प है उसके तहत मैं उस कार्य को करूं। तो इस लड़की का फोन आया, इसने ऑटो वाले से बात कराई, मेरी ऑटो वाले का फोन आया कि कहाँ आना है इस लड़की को। तो मैंने पूछा कि तुम कौन, तो बोली वही मथुरा से जिसमें वकील साहब ने आपके लिए फोन किया था। तो मैंने ऑटो वाले को बताया कि गौतम पाड़े की तिराही पे आ जाना। फिर इसने गौतम पाड़े की तिराही से किसी का फोन लेके मेरे पास फोन किया, तो मैंने बताया, जब फोन किया तो उसने कहा बुआ जी मैं अभी भेजता हूँ आपको। वो बंदा खुद छोड़ने आया इसको मेरे घर पर, लगभग मैं समझती 5 बजे के या 5:30 बजे का टाइम रहा होगा। उस समय तक ये चैनलों पर अपनी बाइट और अपना जो भी इसकी पीड़ा थी उसको व्यक्त करके आई थी, जिसमें इसका चेहरा भी खुला हुआ था और ये अपना नाम भी बता रही थी और जिस पर आरोप लगा रही है उसका भी नाम बता रही थी और मतलब पूरी पहचान हो चुकी थी। तो जब मेरे पास आई तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं पूरी बात पूछूं।
अब चूंकि महिलाओं का और बेटियों का काम करती हूँ और आए दिन ऐसे केस आते हैं, तो मैं एक प्रूफ के बतौर वीडियो बनाती हूँ या लाइव दिखाती हूँ, जिससे कल कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि ये कौन है, कहाँ से आई, कैसे आई, या आगे कोई घटनाक्रम होता है तो ये मेरा एक सुरक्षा की दृष्टि से या एक लोगों की समझ में आ जाए उस दृष्टि से मेरा करना आवश्यक रहता है। ये ना रहे कि मैंने उस चीज को छुपाया। इसने सब कुछ मुझे बताया और वो मैंने वायरल में देखा ही होगा लोगों ने। हाँ, मैंने इसके चेहरे पे दुपट्टा डाला, दुपट्टा भी मैंने ही दिया क्या था। बताया आपको? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, मैंने ना इससे नाम उजागर किया और ना उस गोस्वामी का नाम उजागर किया, जबकि ये पहले मुझे बता चुकी थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा परिवार भी परिचित है उस परिवार से। तो जब मैंने वायरल किया उस पोस्ट को, तो उस लड़की ने सारी चीजें बताई। मैंने उससे एक सवाल ये भी पूछा ऑफलाइन कि क्या कभी आपके फिजिकल रिलेशन उसके साथ बने हैं, तो उस लड़की ने नकारा कि मेरे फिजिकल रिलेशन नहीं बने हैं। तो मैंने कहा कि तो आपका कोई केस नहीं बनता यदि आप फोन पर बात करते हैं, तो दोस्ती और फिर हमारे तो कानून ने भी हम मान्यता दे दी है, तो आप अब उसके खिलाफ क्यों जाना चाहती हैं या क्यों आप एसएसपी की एप्लीकेशन देने आई हैं? तो बोले वो मुझे रख नहीं रहा, मैं अपने पति को छोड़ के आ गई, अपने माँ को, भाई को, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई और मुझे 3 दिन से मैं घूम रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे ये कर रहा है। उसने कई सारी बातें, गालियां भी देना शुरू किया। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, उसने पर कुछ ऐसी चीजें बताई जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकती कि मोबाइल पर इन दोनों की कैसे बात होती थी या क्या फोटो देखे जाते थे। वो सब समझदार लोग हैं, सब जानते नहीं हैं। बताइए, तो जरूरी है, अगर आप बता सकती हैं तो बताइए। इसने कहा कि मेरे फिजिकल रिलेशन तो नहीं बने, परंतु उसने मोबाइल पर मुझे नेकेड देखा है और मैंने उसको नेकेड देखा है। इस लड़की ने ये बताया। तो ये ऑफलाइन बात हुई थी? ऑफलाइन भी और शायद उसने वायरल में भी बोला है। मैं उस बात में नहीं जाना। अब चूंकि उसके सर पर छत नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, मैंने उससे ये भी पूछा कि तेरे पास कोई सामान है क्या, तो उसने कहा मेरा बैग गोपाल निकुंज में रखा है। तो मैंने कहा नाना धोना सुबह से नहीं नहाई होगी तो मेरे यहाँ कपड़े हैं वो पहन लो। बोले नहीं, मैं अपने कपड़े लेके आती हूँ। ये गोपाल निकुंज से अपना एक छोटा सा बैग लेके मेरे यहाँ आ गई। इसके पास कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने इसको अपने घर में ही रखा, जो मेरा करती आई हूँ कि जो भी बच्ची आती है उसे जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचती मैं सुरक्षित अपने यहाँ रखती हूँ। और पुलिस भी इस बात को जानती है, पुलिस भी लड़कियों को भेजती है, यदि कोई ऐसे मिलती है तो सुरक्षा की दृष्टि से मेरे यहाँ उसे भेजती है। मुझे ठीक लगा, मैंने इसे काफी समझाया। मैंने ये भी कहा कि तुम्हारे पति से मैं बात करती हूँ और मैं उन्हें समझाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, आप उनके साथ चली जाइए। बोले नहीं, वो मुझे रखेगा नहीं। मैंने कहा 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों की खातिर ही चली जाइए आप। तो इसने आउटराइट मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। गलती मैं उसकी मानती हूँ कि उसकी गलतियां हैं कि उसने एक नादानी में या एक किसी के बहकावे में आकर या इश्क के जुनून में उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया। मेरी सिंपैथी भी थी और अंदर से मेरे गुस्सा भी था। खैर, वो मेरे यहाँ कल तक रही, यानी 13 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक मेरे यहाँ रही। इसी में वो बीच बीच में इधर उधर जाती रही। अब चूंकि लगभग 43 साल की लेडी है तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती, उसे बंधन में भी नहीं। अब वो कहाँ जाती थी आधा घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। एक दिन फिर मैंने रात में, ये 10 बजे तक नहीं आई, सुबह की गई हुई, तो मुझे चिंता हुई, तो मैंने इसके भाई को रात को फोन किया। तो इसके भाई को भी चिंता हुई, तो बोले कि क्या करें। तो मैंने कहा, बोले आप थाने जाके देख लीजिए मेरे से रात में 10 बजे। इनके भाई बोले, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप ये देख लीजिए वो गोपाल निकुंज वाली आंटी के यहाँ तो नहीं बैठी। तो ये वहां भी नहीं थी, शायद उनके भाई ने पूछा था। 10:15 बजे के करीब बांके बिहारी चौकी से एक महिला सब इंस्पेक्टर इसको मेरे यहाँ छोड़ने आई और उन्होंने कहा दीदी ये बांके बिहारी चौकी पे थी और उस गुसाई का इंतजार कर रही थी। और कितने तारीख को? ये बात है, मैं समझती हूँ शायद 9 या 10 तारीख की, कंफर्म नहीं है, 9 या 10 तारीख की रही होगी। तो इसके भाई ने दूसरे दिन ही इसको एक मोबाइल दिलवा लिया जिससे संपर्क में रहे। मैंने भी इससे मोबाइल नंबर ले लिया जिससे ये कहीं बाहर जाती है तो सुरक्षा के लिए मैं इससे बात कर सकूं। परसों रात को लगभग 9 बजे के करीब इसने अपने फोन से बात करना शुरू किया। 12 तारीख की रात को? 12 तारीख की रात को 9:30 बज रहा होगा। मैंने इसको खाने के लिए बुलाया, ये नहीं आई। मैंने फिर अपनी बच्ची से इसको बुलवाया, ये नहीं आई। फोन पर लगी रही और फोन पर ये काफी तेज तेज बात कर रही थी।
तो ये लगभग 11:30 बजे मेरे पास कमरे में आई। तो मैंने कहा शिखा तुम्हारा खाना रखा है, खाना खा लो। बोली नहीं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है बताओ। तो बोली कि आपने जो फेसबुक पर लाइव दिखाया उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो अब जायज सा सवाल है, मैं पूछूंगी क्यों। तो मैं कह रही हूँ इसलिए। मैंने कहा मैं तो नहीं डिलीट कर रही। मैंने कहा इससे पूछूं तो सही। बोली मेरे पास अभी एक फोन आया था और उसने ये कहा है कि मैं तुम्हारी तब तक मदद नहीं करूंगा जब तक आप अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ले लेती और आप फेसबुक से उस वायरल को नहीं हटा देती। तो मैंने इससे कहा मेरे यहाँ आने से पहले 10 चैनलों को तुम खुला मुंह करके और नाम बताकर, अपनी पहचान बताकर, उस गोस्वामी की पहचान बताकर बाइट दे के आई हो, अपना इंटरव्यू दे के आई हो। तो मेरे में न तो तुम्हारा चेहरा है, न तुम्हारी बाइट है, और न तुम्हारा नाम है, न तुम्हारा गांव है। तो फिर मैं अपनी उसको क्यों वो करूं, वायरल को मैं क्यों डिलीट करूं। मैंने कहा उसका जरा मुझे नाम बताओ, किसका फोन आया था। तो ये बोली मैं नहीं जानती। तो मैंने कहा 1.5 घंटे से आप उससे बात कर रही हो, आप उसे जानती नहीं है। तो बोली नहीं मैं नहीं जानती इसको। मैं लाओ फोन दो, उसका नंबर दो, मैं बात करती हूँ। रात का 11:30 पौने 12 बज रहे थे। तो ये बोली नंबर मुझसे डिलीट हो गया। इसने दोनों बातें झूठी बोली। मैंने अच्छा ठीक है तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ, खाना खा लो, सुबह बात करते हैं। सुबह ये 8 बजे तक जब तक नहीं जगी तो मैंने इसे जगाया। मैंने शिखा उठ जाओ, चाय वाय पियो। तो इसने चाय पी के जब ये चाय का कप लेके जा रही थी तभी मैंने इससे कहा, मैंने शिखा रात में किसका फोन था। मैंने हो सकता है ये एकदम से बता दे मुझे। तो बोली मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। तो मैंने कहा अनजान आदमी से तो हम 1.5 घंटे बात नहीं कर सकते। हम तो यदि कोई रॉन्ग कॉल आ जाती है तो हम रॉन्ग नंबर कह के तुरंत उसको छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं। आप इतनी देर तक कैसे। और मैं आवाजें भी सुन रही थी कि आप बातें कर रही थी, पंडित जी कह रही थी, कभी रसिक जी कह रही थी, कभी गोसाई जी कह रही थी आप। तो मेरे से बोली कि नहीं मैं नहीं बता सकती आपको नाम, और आप उसको डिलीट कर दीजिए। मैं तो डिलीट नहीं करूंगी उसको। तो यदि आप मुझे मेरे घर में रह के नहीं बताएंगी कि आप किससे बात कर रही थी और उसका नंबर भी नहीं देना चाहती तो मैं अब आपको अपने यहाँ नहीं रख सकती। तो ये बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो मैंने कि ये तुम जानो कि कहाँ जाओगी, मुझे अभी भी बता दो किसने तुम्हें, तुम्हारी बात हो रही है। और तुम पिछले 3-4 दिन से लगातार बाहर आ भी जा भी रही हो और काफी समय के लिए भी जा रही हो। तो मुझे तो लगता है कि तुम किससे मिल रही हो, क्या मिल रही हो। तो मैं चिंतित हूँ इस विषय में। जब तक मेरे यहाँ हो मेरी जिम्मेदारी हो तुम। तो इसने कोई जवाब न देके कुछ मुझसे अलग से क्वेश्चन पूछे कि यदि मैं नहीं गई तो आप क्या करेंगी। मैंने कहा मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। तो मैंने बांके बिहारी पुलिस प्रभारी से बात की। तो बोले कि आप बहन जी इसको हाथ जोड़ लीजिए और ये मिसगाइड कर रही है आपको भी। मेरी सुशील गोस्वामी जी से भी बात हुई, मैंने उनसे भी कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन जी, जब ये अनुशासित ही नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। मैंने हाथ जोड़ के इसको भेज दिया। कल 8:30 बजे मेरे घर से निकल गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ गई है, कैसे गई है। पर आज मैंने फेसबुक पर ही देखा और भी अखबार में भी पढ़ा कि ये गोपाल निकुंज वाली जो रमा जी हैं जिन्होंने इसका साथ दिया, बुरे समय में इसका साथ दिया, एक जो बुजुर्ग हैं 85 साल के जिन्होंने इसको सहयोग किया, उन दोनों पर ही आरोप लगा रही है। पर मुझे शक है इसका ब्रेन वॉश किया गया है इससे रिपोर्ट वापस करवाने के लिए। इसका ब्रेन वॉश किया गया है वायरल हटवाने के लिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि पहले उन चैनलों से ये अपनी हटवाए। और ये केवल केवल एक नादानी का परिचय दे रही है और कुछ नहीं। हमने आपको इस मामले से जुड़े प्रत्येक मुख्य किरदार की कहानी उनकी जुबानी सुनाई। अब आप ही इस पूरे प्रकरण में सबकी बाइट सुनकर, सबके वक्तव्य सुनकर ये अंदाजा लगाएं कि इस मामले में कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। मामले में शिखा की मां से भी फोन पर बात की, उसके भाई से भी हमने फोन पर बात की। तो उनका कहना था कि शिखा किसी मेंटली डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है और इसकी दवाइयां वो काफी दिनों से खा रही है। लेकिन शिखा ने जो यहाँ पूरा अंजाम दिया है 7-8 दिन में इस घटना को, उसे नहीं लगता कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और उसने मानसिक कमजोरी के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल इस मामले में कोई भी दोषी हो या ना हो, लेकिन इस तरीके के मामलों से एक तो कोई मददगार अब आगे शायद ना निकले महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिलाओं से
जुड़ा हुआ मामला था और महिला की मदद करने के ही नाते लक्ष्मी गौतम जी भी इस मामले में आई। यहां तक कि रमा आंटी भी इस मामले में महिला की मदद के लिए ही आई और सहगल अंकल भी इस महिला की मदद के लिए आए, उनकी जवानी अनुसार, उनके कथनों अनुसार। अगर ये तीनों अपनी जगह पर ठीक हैं, तो आगे अगर इस तरीके का कोई वाकया किसी महिला के साथ घटता है तो उसकी मदद के लिए कौन सामने आएगा, ये सोचने का विषय है। दूसरा, बांके बिहारी जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सेवायत से जुड़ता हुआ ये मामला है और अगर इस तरीके से भविष्य में भी कोई मामला अगर गोस्वामी के खिलाफ निकल कर आता है तो मंदिर की छवि तो धूमिल होगी ही, साथ में ही वृंदावन की छवि भी धूमिल हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि इस तरीके के मामले सुर्खियों में ना आए और ना ही ऐसे मामले अंजाम दिए जाएं। इस पूरे मामले को देखकर महिला की मनोदशा पर भी सवाल उठते हैं। पहले कोई महिला, एक प्रौढ़ महिला जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है और जिसकी बड़ी बेटी 20 साल की है और छोटी बेटी 12 साल की है और उसका अच्छा खासा घर है, उसका पति भी अच्छी खासी नौकरी करता है और वो उनको छोड़कर वृंदावन चली जाती है और ये कहती है किसी गोस्वामी ने अपने साथ रखने का उसको झांसा दिया है और वो अब अपने परिवार को छोड़कर गोस्वामी जी के साथ ही रहेगी। इस तरीके की मनोदशा और फिर बाद में वही महिला पता नहीं किसी कारण से, पता नहीं कौन से कारणों से वो पलटती है और पलटकर फिर उन्हीं रसिक गोस्वामी को निर्दोष बताते हुए अपनी एप्लीकेशन, अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लेती है। तो इसमें यह भी देखना पड़ेगा, सनातन धर्म के प्रति किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो ये महिला नहीं थी, जिसको कि ब्रेन वॉश करके इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। रसिक गोस्वामी और अन्य लोगों से पता करके ये पता चला है कि वो महिला अब दिल्ली अपने पति के पास ही चली गई है और उसके पति ने उसको अपने पास रख लिया है। लेकिन जाते जाते वो अपने मददगार रमा आंटी और सहगल अंकल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा गई है। इन तीनों ने उसकी मदद की थी और लेकिन मदद का ये सिला दिया उस महिला ने कि इन्हीं के ही खिलाफ वो आरोप पत्र एसएसपी को देकर चली गई हैं। इस पूरे मामले पर लक्ष्मी गौतम जी और रमा आंटी और सहगल अंकल रसिक गोस्वामी के ही ऊपर संदेह जाहिर कर रहे हैं कि उसी ने ही किसी तरीके से ब्रेन वॉश करके उसको बुलाया था यहाँ पर और उसी ने ही ब्रेन वॉश करके उससे एप्लीकेशन वापस लेने की कही और उसी ने ही उन दोनों का नाम और उसी ने ही उन दोनों के नाम की ही शिकायत का एप्लीकेशन, शिकायत का प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिलवाया है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है या तो पुलिस जान सकती है या फिर शिखा और रसिक और अन्य इस कहानी के पात्र। ये पेशकश थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें हर पहलू को बारीकी से जांचा गया है, परखा गया है। ये अन्य खबरों से थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस पेशकश में आप इस पूरे मामले को भली भांति ठीक से समझ पाएंगे और इस पूरे प्रकरण पर मंथन करके इसके किरदारों का आकलन कर सकेंगे। कौन इस पूरे प्रकरण में दोषी है और कौन इस पूरे प्रकरण में निर्दोष पछाया गया है। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।